हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी में अभी तक मतलब 13 मई से लेकर के आज तक जो पेपर्स हुए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहे हैं। चैप्टर वाइज उनका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है कि किस चैप्टर में किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, किन टॉपिक्स को टच नहीं किया है और कहां से क्वेश्चन उठाए जाने की संभावनाएं हैं। ये सारी बातें मैं आपको आज के इस सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए वेटेज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर से कितने सवाल बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि वेटेज में क्या आएगा, तो फर्स्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहा है ना। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग रहा है, मैं बताऊं अगर सीक्वेंस के अबाउट, तो 13 मई से लेकर के 16 मई का जो सेशन था, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मॉडर्न ही था। हालांकि बीच में एक पेपर ऐसा हुआ जिसमें मॉडर्न के कोई सवाल नहीं थे, या यूं कहें एक या दो सवाल थे, जैसा कि बच्चों से रिव्यू के द्वारा हमें पता चला है कि एक आध चैप्टर में मॉडर्न का वेटेज बहुत कम कर दिया है, बट जो ओवरऑल वेटेज होगा मॉडर्न का वो ज़्यादा ही माना जाएगा। रीजन क्या है कि हर पेपर में यहाँ से काफ़ी सवाल उठे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो मॉडर्न होगा। दूसरी बात यह है कि मॉडर्न में चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपको मैं यहाँ से एक बात बता दूँ, सीयूटी के हर पेपर में इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, और रेडिएशन एंड नेचर से अगर 3-4 सवाल आ रहे हैं बेटा, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये बहुत ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। मुश्किल से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, लॉज आ जाएंगे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ 2-4 ग्राफ, कट ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बस मैटर वेव्स, यही 5-6 टॉपिक्स ही इंक्लूडेड हैं। और किसी भी टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपको अगर यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस, यानी कि सीयूटी एग्जाम में आपको 20 नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके वेटेज को कम नहीं कहा जा सकता है किसी भी पॉइंट से। तो दूसरी बात, आपका एटम आ रहा है। एटम में टॉपिक्स तो काफी सारे हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेजर क्वेश्चंस आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल से ही पूछे गए हैं। रदरफोर्ड मॉडल को बहुत कम ही यूज करा गया है, या यूं कहें कि अभी तक जहां तक बच्चों के से रिव्यू लेने में पता चला है कि अभी तक रदरफोर्ड मॉडल पर कोई सवाल नहीं आया है, अल्फा स्कैटरिंग पर सवाल नहीं आया है, इन सब टॉपिक पर सवाल नहीं। सवाल केवल एनर्जी लेवल ऑफ एटम, एक्साइटेशन एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स, रेडिएशन, है ना, इन्हीं सब से सवाल रह गया है। न्यूक्लाई में मैं आपको बात करूं तो न्यूक्लाई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बने हैं वो न्यूक्लियर डेंसिटी पर बने हैं, जो कि मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। रेडियस मास नंबर पर कैसे डिपेंड करता है, किसी भी न्यूक्लाई का एटॉमिक नंबर दे देगा और मास नंबर दे देगा, मास नंबर देगा उसका रेडियस पूछ लेगा, या दूसरा तरीका बना है कि 2 न्यूक्लाई के मास नंबर को दे करके उनके रेडियस का रेशियो पूछ लेगा सवाल वाला। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका इसी में रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी पर अभी तक केवल हाफ लाइफ पर सवाल देखने को मिले हैं, इसके अलावा किसी और टॉपिक पर सवाल देखने को नहीं मिले हैं न्यूक्लाई में आज तक के पेपर्स भी। सिमिलरली अल्टरनेटिंग करंट होगा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, इसका भी कहीं बहुत वेटेज हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2-3 सवाल फिक्स ही होते हैं पेपर में। रे ऑप्टिक्स, आज जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी कि 20 मई को, यहां से कुछ बच्चों ने बताया कि रे ऑप्टिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, तो इसका वेटेज सडनली बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। अब आने वाले पेपर में चांस है कि रे ऑप्टिक्स से आपको थोड़े से अच्छे सवाल मिल जाएं, या हो सकता है कि वेव ऑप्टिक्स से आपको 4-5 क्वेश्चंस किसी एक पेपर में ही मिल जाएं, जो कि 21 या 22 को होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा रे ऑप्टिक्स से फिर ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से भी कुछ पेपर्स में बहुत सारे सवाल, मतलब 5-6 सवाल डाल दिए हैं, तो ये सारा वेटेज रहा है। आइए इनका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूं कि किस चैप्टर से कितने सवाल किस हिसाब से पूछे हैं। ये बातें अगर हम बताएं आपको, तो देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा कि पहला चैप्टर आपका होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जितना मैं बता रहा हूं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है उन्हीं को रिपीट करके जाए, आपको मैं एश्योर करता हूं कि आप 70 to 80% क्वेश्चंस एज इट इज एनी टॉपिक से कवर कर सकते हो। हाँ, हो सकता है 10% कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप अच्छा कर पाओगे, बट येट अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है तो भी आप इनको अगर रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे, है ना। तो इसमें जो हॉट टॉपिक्स हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन
रेडिएशन एंड मैटर में क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इस पर सवाल बने हैं। और इसी के साथ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जोड़ दिया है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपको कई सवाल देखने को मिलेंगे। एक ही फार्मूला है K max बराबर EV0। मैं आपको अक्सर बताया भी करता हूं कि जितनी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी की होगी उतनी ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होती है। ये बात मेरे सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं। बेटा जी आगे बढ़ेंगे तो दूसरा टर्म होगा आपका वर्क फंक्शन पर मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, साथ ही साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर। तो आपको वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर भी आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आगे बढ़ेंगे आप तो नेक्स्ट होगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश वैद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैटर वेव से आपको सवाल देखने को मिले हैं। अब मैटर वेव्स में जो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको प्रोटॉन, अल्फा कट, न्यूट्रॉन बहुत सारे सिखाए हैं, याद रखें सारे नहीं बन रहे हैं बेटा जी। केवल इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछेगा जो कि 12.27/√b एंगस्ट्रॉम है, या लैम्डा इक्वल्स टू h/mb पर सवाल पूछ लेगा, या यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि मैटर वेव की वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, किस पर नहीं डिपेंड करती है। हालांकि इसका फ्रीक्वेंसी भी पूछा है एक आध बार, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को c/ν लिख देना है बाबू, लैम्डा को c/ν लिखना है, तो ये आपको mb²/h करके कुछ मिल जाएगा एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहां से मैं आपको बताऊंगा कि लैम्डा इक्वल्स टू h/mb को √2m के कर सकते हो। तो ये हॉट टॉपिक्स हैं जहां से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बेटा जी अगर मैं आपको यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आप पाओगे कि जो एटम है उसका क्या हाल है, एटम्स के कौन कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं। बाबू ध्यान देना बेटा, एटम से अगर मैं आपको बताऊं मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स के बारे में, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट मतलब nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इस पर सवाल पूछा है, जो कि r = 0.53 n² एंगस्ट्रॉम होता है। इस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछा है, तो इसको ये जान लीजिए कि अगर आप एग्जाम को कोई मैच समझ लें, क्रिकेट मैच, तो उसमें कुछ मैन ऑफ द मैच होता है, तो वो आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बन जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। हालांकि मैं बस रिलेट कर पा रहा हूं कि मैन ऑफ द मैच मतलब जो अच्छा होता है वही होता है, ऐसा मैं जानता हूं, ठीक है। करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं ना, तुम तो तुरंत शुरू कर देते हो, अरे श्री राम को नहीं पता यार, मैच वेच क्या ही पता होगा बंदे को, फिजिक्स की बातें बस सही मानो बाकी। अब सुनिए साथ ही में बेटा मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, जो कि 2.2 × 10⁶ Z/n होता है। साथ ही साथ बाबू इस पर डिपेंडेंसी पूछा है लाल, हाँ बेटा इस पर डिपेंडेंसी पूछा है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है Z/n के, डिपेंडेंसी पर सवाल आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स कौन कौन से होते हैं, इस पर भी सवाल बन रहा है आजकल। और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होंगे, इस पर सवाल देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि उत्तेजन विभव क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर एक्साइट होता है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल पर सवाल देखने को मिले हैं। लगे हाथ मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लाई में, तो न्यूक्लाई में बहुत सारे टॉपिक्स है पर सवाल बहुत कम टॉपिक से देखने को मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा रेडियस ऑफ न्यूक्लाई से नाभिक की त्रिज्या। तो जो नाभिक की त्रिज्या है बेटा, यहां से सवाल आपको मेजर देखने को मिले हैं। अब इस पर दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक होगा तुम्हारा सीधे रेडियस पूछ लेगा, तो रेडियस बताने के लिए r0 a⁴ कर दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, कोई खास नहीं है। दूसरा क्या है बेटा कि आपको दो न्यूक्लाई दे देगा, उनका मास नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि इनके रेडियस का रेशियो क्या है। तो जब उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लेगा तो मान लीजिए एक r1 रेडियस है, मास नंबर a1 है, एक r2 रेडियस है, मास नंबर a2 है। तो जो इनके रेडियस का रेशियो होगा r1/r2, ये तुम्हारा a1/a2 के बराबर होगा। पावर कितना होगा बेटा? 1/3। इस पर आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से यहीं से आए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ बाबू ध्यान दो प्लीज।
तो मैंने कहा ये आप इसको प्लीज अच्छे से बेटा रिवाइज करके जाना। सिमिलरली जो आपका रेडियो एक्टिविटी है उस पर हाफ लाइफ पर सवाल देखने को मिले हैं, केवल हाफ लाइफ पर ही अभी रेडियो एक्टिविटी में सवाल देखने को मिले हैं। इसके अलावा एवरेज लाइफ, कितना डिके हो जाएगा, इन सब पर सवाल नहीं देखने को मिले हैं। डिके कांस्टेंट पर भी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो आप डिके कांस्टेंट देख लीजिएगा, एवरेज लाइफ देख लीजिएगा, यहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा आप। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसमें से भाई साहब सबसे ज्यादा सवाल बना है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियंस होगा, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये ज्यादा होगा मास ऑफ न्यूक्लाई से। दूसरी बात, जो मास डिफेक्ट पर सवाल बने हैं, और मास डिफेक्ट के साथ बाइंडिंग एनर्जी जो कि डेल्टा mc² होती है, इस पर सवाल बना है। Q वैल्यू भी एक बाइंडिंग एनर्जी टाइप ही होता है, बशर्ते ये किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए A प्लस बी मिल करके C प्लस डी बना रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट होगा। तो मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का मास कम, रिएक्टेंट का मास ज्यादा, तो Q वैल्यू को डिफाइन करेंगे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको मास डिफेक्ट कहेंगे। C² की मल्टीप्लाई कर दो, इसी को Q वैल्यू कहते हैं। और भाई साहब अगर ये आपका एटॉमिक मास यूनिट में आ रहा है मास डिफेक्ट, तो 931 की मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू क्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, MeV में में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लाई वाला पार्ट। साथ ही मैं आपको बताऊंगा सेमी कंडक्टर डिवाइस। ऑलरेडी ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहां से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जितने भी अच्छे टॉपिक्स है, ट्रांजिस्टर सिलेबस से हट गया है, जेनर डायोड हट गया है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सिलेबस में नहीं है, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, एज एन ऑक्सीलेटर, है ना, अल्फा बीटा करंट एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, रेजिस्टेंस एम्पलीफिकेशन, पावर, लॉजिक गेट, ये सब हट ही गया है बे। तो क्या बचा है, केवल इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनका डोपिंग, डोपिंग से कौन सा रिजल्टेंट बनेगा, यही सब बातें खाली बची हैं। तो बस डोपिंग और डोपेंट पर सवाल बने हैं कि मतलब डोपिंग क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कोई ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट सब्सटेंस मिक्स किया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बाबू, डोपिंग कहा जाएगा। डोपेंट मतलब जो आप मिक्स करोगे उसे डोपेंट कहेंगे। क्या मिक्स करते हैं, या तो ट्राईवैलेंट या तो बाबू पेंटावैलेंट। तो ट्राईवैलेंट अगर आपने मिक्स किया है, ट्राईवैलेंट मतलब 3 वैलेंसी वाला सब्सटेंस, तो हम कह देंगे कि आपने एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड करी है। पेंटावैलेंट यूज कर लिया है तो हम कह देंगे आपने बेटा डोनर डोपेंट यूज किया है, ठीक है ना। अच्छा, पेंटावैलेंट से बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राई से पी बनता है, ये सब बातें आप जानते हो। सिमिलरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप का। होल की कंडक्टिव मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर पर सवाल देखने को मिले हैं। अभी रिसेंट में पूछा है कि पोटेंशियल बैरियर क्यों बनता है, तो कारण था डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, है ना, ये सारे रीजंस आपके थे। दूसरी बात बाबू, आपसे बायसिंग पर सवाल पूछा है कि पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग कैसे होती है ना। तो बायसिंग आपको पता है 2 होता है, एक होगा आपका बेटा कौन सा, फॉरवर्ड बायसिंग पर आपको सवाल देखने को मिला है, और दूसरा क्या होगा बच्चा, दूसरा बेटा आपको रिवर्स बायसिंग पर सवाल देखने को मिला है। तो 2 टाइप की बायसिंग होगी आपके पास, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इन पर आपको रिस्पेक्टिवली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहां से कुछ आगे बढ़ जाइए। तो नेक्स्ट होगा आपका कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यह भी एक सडन मतलब 2-3 पेपर 13, 14, 15 होने के बाद अचानक क्रेज में आया, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने शुरू हो गए। और क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, बायो-सेवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वहां से सवाल बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इस पर सवाल बन रहा है। इस पर तो आज भी 2-3 सवाल दे बच्चों ने बताए हैं। B = μ/2πI/r, इस पर सवाल बने हैं। या किसी अगर कोई वायर है उसके अंदर फील्ड क्या है और बाहर फील्ड क्या है, ग्राफ क्या है उसका, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं फ्रीक्वेंट। साथ ही साथ आपको F = qvv sin थीटा पर सवाल बने हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज है, वेलोसिटी भी है,
कैपिटल V फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। IVL sin थीटा पर भी सबसे ज्यादा सवाल बने हैं, तो यह भी आपका मोस्ट रिपीटेड वाले कैटेगरी में आएगा। साथ ही साथ एक आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर जो सवाल बनेंगे बाबू, बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं इस पर भी, तो ध्यान दे लीजिएगा। बहुत डीप नहीं जा रहा है, केवल m बराबर आई ए पर सवाल पूछेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर आई ए पर ही सवाल पूछेगा बेटा, तो केवल क्वेश्चंस आपका m इक्वल्स टू आई ए पर ही पूछ रहा है। तो मोस्ट रिपीट हो रहा है f इक्वल्स टू आई वी एल साइन थीटा। रेडियस आपको निकालना है mb बटा क्यूबी या इसको p बटा क्यूबी, इस पर सवाल पूछा है तो इसको स्टार कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके जो और फार्मूले हैं उनको भी देख लीजिएगा। अंडर रूट 2m के अपान क्यूबी, या इसको बाबू अंडर रूट 2m क्यूबी अपान कैपिटल क्यूबी कह सकते हो। बी आपका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, वेलोसिटी मत मानना, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडेविएटेड जा रहा है, बिना विचलित हुए जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी E बटा B हो जाएगी। तो ये सारा पैटर्न रहा है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि एक कन्वर्जन पर सवाल बनता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ ये वाला प्रोसेस है। इसमें पूछ लेगा शंट की वैल्यू क्या होगी, या कभी कभार पूछता है कि पूरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो गैल्वेनोमीटर में दो रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में ना, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होगा इन दोनों का पैरेलल Sg बटा S प्लस जी। हालांकि ज्यादा सवाल शंट पर ही आए हैं, शंट को निकालने का ये फार्मूला आप जानते हो। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसा वाला है बेटा, ये फार्मूला है। ट्रेंड क्या है सवाल पूछने का, तो ट्रेंड में पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। Bg क्या है, जिस पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है। अच्छा, सवाल सबसे ज्यादा बनता है बाबू करंट सेंसिटिविटी पर, जिसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कहते हैं, और यह नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका फार्मूला NAB अपान KG होता है। और एक करंट सेंसिटिविटी जिसको थीटा बटा आई कहते हैं, और इसका फार्मूला NAV अपान K होता है। K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्विस्ट। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इस पर भाई साहब कूलाम्स लॉ पर सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल बने हैं। एक नया ट्रेंड सवाल ने डाला है बेटा, समझिएगा, जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हुए पाए जाते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछ लेगा। अब मैंने तो आपको ये बताया कि फील्ड लाइंस को काउंट नहीं कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। अब सवाल पूछ लेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बच्चा बेकार, बच्चा परेशान। अब समझिएगा, जब कभी आपसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछे, इसका मतलब है क्वेश्चन वाला आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछना चाहता है। तो सीधे आप चार्ज दिया रहेगा और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछेगा तो Q अपान एप्सिलॉन लगा दीजिए, क्योंकि फील्ड लाइंस को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फील्ड लाइंस पूछा मतलब नंबर पूछा, यानी कि फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। बस कहने का तरीका थोड़ा सा उलट दिया है कि बच्चा परेशान हो, क्योंकि फील्ड लाइंस को काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके टीचर ने यही बताया होगा, तो वो आप कैसे निकालेगा। तो ये सब रास्ते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल अभी आपको देखने को मिला, ये पूछा था कि एक कूलाम चार्ज से कुल कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, आप मुझे बताइए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है, बाहर 1/r² की तरह होता है, बाहर बिहेव करता है जैसे ये पॉइंट चार्ज हो। इस पर भी आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आपको एसी वाले में बताऊं तो एसी में आरएमएस वैल्यू पर बहुत सवाल बने हैं। आरएमएस वैल्यू आपकी IRMS भी आपसे पूछता है, जिसको I0 अपान √2 कहेंगे, या VRMS पूछेगा, इसको B0 अपान √2 कहेंगे। ये तब सही है जब करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू साइनसोडियल है। हालांकि CUT में बस इसी पर सवाल बने हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज अलग अलग सर्किट के लिए एक चार्ट मैंने बनाया था AC वाले चैप्टर में, उसको याद कर लीजिएगा, वहां से आपका काम बन जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 1/2 पाई √LC, इस पर सवाल बनता है। इंपेडेंस डिफरेंट सर्किट का, साथ ही साथ पावर फैक्टर क्या होगा। आज आपको ट्रांसफार्मर के सवाल देखने को मिले हैं, इसके पहले के सेशन में भी आपको ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देखने को मिले ही हैं। रास्ता क्या था, NP अपान NS बराबर EP अपान ES। एनर्जी लॉस कौन कौन सा ट्रांसफार्मर में होता है, और ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या है, इस पर भी आपको सवाल देखने को मिला है। सिमिलरली अगर मैं बताऊं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्ट पर, तो बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको मैक्सवेल इक्वेशंस पर सवाल देखने को मिले हैं, है ना, कि मैक्सवेल इक्वेशंस है क्या, बस सीधे मैच कर देना था और कुछ नहीं करना था इसमें। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर आपसे हर साल सवाल पूछता ही पूछता है, तो इससे लगभग हर पेपर में आपको सवाल मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा सिक्योर सा और श्योर आने वाला टॉपिक है, तो इसको आप कभी भी मिस ना करें। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि यूजेस ऑफ डिफरेंट ईएम वेव्स, अलग अलग ईएम वेव्स का यूज क्या है, इस पर भी आपने सवाल ने पूछा है। आज बताऊंगा आपको लास्ट जो कि रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है आपका वो क्रिटिकल एंगल पूछा है। ये समरी है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बट जो समरी जहां से सवाल बन रहा है वो बता रहा हूं। तो क्रिटिकल एंगल पर सवाल पूछा है, प्रिज्म पर सवाल पूछा है। प्रिज्म में दो टाइप का सवाल पूछा है, एक मिनिमम डेविएशन और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा। लेंस का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में अगर आपने लेंस को कंबाइन किया है तो उनका पावर क्या होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि डेप्थ में पूछ रहा है सवाल, है ना। और फोकल लेंथ में आपको बताऊं तो फोकल लेंथ होगा 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r, तो इस पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं आज के सेशन में। सिमिलरली माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक तो ट्यूब लेंथ पर सवाल पूछता है कि ट्यूब लेंथ क्या होगी, और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर में मैच करवाने के लिए पूछ लेगा या मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे मोस्ट फ्रीक्वेंट जहां से सीयूटी में सवाल बने हैं। ठीक है, आप लोग इनको देखें और इन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लें, आपको यहां से क्वेश्चन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, लव यू ऑल।